गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। चलो स्टार्ट करते हैं सम 2026 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, होपफुली ये साल आप लोगों के लिए अच्छा हो। आज तक जो पढ़ाई नहीं की है पिछले सालों तक, इस साल आप लोगों की मेहनत रंग लाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे, किड्स कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स two models of baby toys, namely Max and Pro. There is a company called Kids Company. ठीक है, दो तरह के बेबी टॉयज बनाती है। ठीक, एक मैक्स और एक प्रो। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्या हुआ है, 1500 यूनिट्स ऑफ मैक्स एंड 3600 यूनिट्स ऑफ प्रो वेयर मैन्युफैक्चर्ड। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हमने मैक्स का 1500 यूनिट एंड प्रो का 3600 यूनिट प्रोड्यूस किया था। डन। However, only 60% of Max and 80% of Pro were sold during the year. लेकिन हमने जितना मैक्स प्रोड्यूस किया उसका सिर्फ 60% ही बिका, और प्रो हमने जितना बनाया था उसका 80% बिका। तो मैक्स कितना बिका पहले वो पता करते। 1500 हमने बनाया, 60% 900 बिक गया, क्लोजिंग स्टॉक में कितना 600 हो गया। फिर हमने 3600 यूनिट प्रो का मैन्युफैक्चर किया, तो इसमें 80% बिक गया। तो 80% कितना होता है 3600 का, 2880, 2880 वो बिक गया, बाकी क्लोजिंग स्टॉक। डन, कोई प्रॉब्लम। लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मैक्स, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मैक्स इज 2 टाइम्स दैट ऑफ प्रो। मैक्स को बनाने में जो लेबर का खर्चा आता है पर यूनिट, वो प्रो का डबल है। डन। देयर वॉज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और WIP। ओपनिंग में कुछ नहीं था हमारे पास। द कॉस्ट पर्टिकुलर्स ऑफ द टू मॉडल्स ऑफ बेबी टॉयज आर गिवन बिलो। मटेरियल का कितना खर्चा लगा है मैक्स में टोटल 42, प्रो का कितना लगा है 63, टोटल में कितना लगा है 1,05,000। डन। लेबर का मैक्स में कितना लगा नहीं पता, प्रो में कितना लगा नहीं पता, बट टोटल में 1,21,000 लगा है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये पता करते कि ये वाला फिगर और ये वाला फिगर कितना होगा। एक रिलेशनशिप दिया हुआ है ना, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मैक्स इज 2 टाइम्स दैट ऑफ प्रो। ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से दिया हुआ है डिटेल, तो किसको एक्स पकड़े, प्रो के पर यूनिट के लेबर कॉस्ट को एक्स पकड़ लेते हैं। प्रो के पर यूनिट के लेबर कॉस्ट को पकड़ लेते हैं एक्स। डन। और मैक्स जो है, मैक्स का जो लेबर कॉस्ट पर यूनिट है उसको पकड़ लेते हैं 2x। तो मैक्स कितना बना रहे हैं अपने 1500, है ना। अब यहां पे कंफ्यूजन है, सर 1500 को ले कि 900 को ले। सर प्रोड्यूस तो 1500 की है ना, बिका कितना है उससे क्या मतलब है, ये तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, प्रोडक्शन का कॉस्ट है, तो प्रोड्यूस तो 1500 ही किए हैं। तो 1500 इंटू 2x प्लस 3600 इंटू x इज इक्वल टू 1,21,000। तो x का वैल्यू आ जाएगा, कितना है x का वैल्यू 18.33 आ रहा है क्या। ठीक है, 18.33। तो उसको अगर अपने 1500 से मल्टीप्लाई कर दें, 18.33 इंटू 1500 से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो पर यूनिट आया है ना। अच्छा, मैक्स का तो 2x है, तो 18.33 इंटू 2 इंटू 1500 54,990 आ रहा है ना। इसको 55 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये राउंड ऑफ के कारण आ रहा है प्रॉब्लम। एक्चुअल में वो 18.33 नहीं है, दैट इज 18.333333 समथिंग। तुम लोग अगर ऐसे कैलकुलेशन करेगा ना, देखो एग्जैक्ट 55 आ जाएगा, हम दिखा रहे हैं। ये 1500 इंटू 2 कितना हुआ 3000, प्लस 3600 कितना हुआ 6600x। तो इसको तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, देखो
देखो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, 6600x इज इक्वल टू व्हाट, 1,21,000। तो x का वैल्यू कितना आया, 1,21,000 बाई 6,600। तो इसका कैलकुलेशन तो एक्चुअल में ऐसे होगा ना, 1,21,000 बाई 600, 6,600, ये x का वैल्यू है, इंटू 2 इंटू 1500। इसको अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करेगा ना, दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस, पहले दिस इंटू दिस कर लो, फिर डिवाइड बाई 6,600। हाँ तो 55,000 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्स का वैल्यू कितना है, 55,000, और प्रो का 66,000। तो ये निकल गया सबसे पहले। यहाँ पे कोई डाउट है, ये 55 और 66 में कोई डाउट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, रुकिए। क्या हो रहा है, ठीक है। नीचे क्या बोल रहा है देखिए, फर्दर द कॉस्ट कंट्रोलर ऑफ द फैक्ट्री इन्फॉर्म्ड, फर्दर द कॉस्ट कंट्रोलर ऑफ द फैक्ट्री इन्फॉर्म्ड, क्या इंफॉर्मेशन मिला, वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड का मतलब क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। इट इज 50% ऑफ द लेबर कॉस्ट, लेबर का जो भी कॉस्ट लग रहा है उसका 50% क्या है, वर्क कॉस्ट है। कोई प्रॉब्लम आ रहा है बात समझ में, कोई परेशानी? उसके बाद ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट ऐड करने के बाद, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद जो फैक्ट्री कॉस्ट आएगा ना, उसका 20% है ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड इज 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कैसे आएगा, वर्क कॉस्ट का मतलब हो गया फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने के बाद आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, उस फैक्ट्री कॉस्ट का 20% है ऑफिस ओवरहेड। ठीक, और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है ना, वो 20 रुपया और 30 रुपया पर यूनिट है सोल्ड। ठीक, नीचे बोला है प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 showing the various elements of cost for each product of baby toys। प्राइम कॉस्ट निकाल के दिखाना है, वर्क कॉस्ट निकाल के दिखाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के दिखाना है, सीओजीएस बताना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बताना है। ठीक, और नीचे बोला है कैलकुलेट द पर यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मॉडल ऑफ बेबी टॉयज इफ प्रॉफिट इज चार्ज्ड एट 20% ऑन सेल्स। ठीक, तो चलो करते हैं सबको। हम्म, हाँ तो दोनों का अपना, हाँ एकदम एकदम, हाँ ओके। तो चलिए सबको करते। मैक्स और प्रो था ना, सबसे पहले क्या है अपना, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अच्छा मैक्स कितना यूनिट्स बना रहे हैं, और प्रो तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना कितना दिया हुआ है, कितना, 42 मैक्स का है, 63 प्रो का है। फिर है डायरेक्ट लेबर,
ये वर्किंग नोट से आएगा फिगर। 55 और 66 था ना, तो वर्किंग नोट एक बना के दिखा देते हैं नीचे। प्रो को एक्स पकड़े थे ना अपने। एक्स का वैल्यू क्या आया था? 18.33। प्रो कितना? 3600 बना था, तो ये 65,990 समथिंग आ रहा है। इसको राउंड ऑफ फिगर में अपने 66,000 अज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखना, दोनों में तुम राउंड ऑफ कर रहा है, तो इसके वजह से दोनों का टोटल 1,21,000 मैच नहीं करेगा तुम्हारा। तुम उसको भी 54,990 समथिंग लेगा, इसको भी 64,990 समथिंग लेगा, तो टोटल में तो 1,21 आना चाहिए ना। तो ऐसे फिगर लेना कि टोटल में 1,21 आ जाए। वो 5-10 रुपया ऊपर नीचे चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जब भी इस तरह का कैलकुलेशन आए ना, 18.33 इस तरह का जब भी कैलकुलेशन आए, तो कोशिश करना ना, डिवाइड हम सारा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद लास्ट में डिवाइड करें, तो थोड़ा राउंड ऑफ एरर मिनिमाइज हो जाएगा पूरा, ठीक। तो टोटल लेबर कॉस्ट फॉर मैक्स कितना होगा? 18.33 इंटू 2 इंटू 1500, 55,000, ठीक है। अच्छा, बोलो। करेंगे हम लोग, बातचीत करेंगे, रुको। ओके, अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, उस पर भी दिमाग मत लगाओ। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गया, हाँ। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गया। एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ है, तो यही क्या बन गया? प्राइम कॉस्ट। कितना कितना आ गया प्राइम कॉस्ट? 97,000 और 129। अब इसमें क्या ऐड करें? वही फैक्ट्री ओवरहेड बोल दे, फैक्ट्री ओवरहेड बोल दे, प्रोडक्शन ओवरहेड बोल दे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोल दे, वर्क्स ओवरहेड बोल दे, कुछ भी बोल दे, ठीक है। तो इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितना बोला है फैक्ट्री ओवरहेड्स? 50% ऑफ लेबर कॉस्ट, है ना। तो ये 55,000 है, तो ये कितना हो जाएगा? 27,500। ये 66,000 है, इट विल बिकम 33,000, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने के बाद आता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, फिर डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट करते हैं, तब आता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ तो है ही नहीं डब्ल्यूआईपी, इसी को डायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो फैक्ट्री कॉस्ट ऐड होने के बाद ये आ जाएगा 124,500, ठीक है। और ये आ जाएगा 1,62,000। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या ऐड करें? अच्छा, अब ध्यान दो, जो ऑफिस ओवरहेड्स है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वो बोला है क्या रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या जनरल है? नहीं बोला। लेकिन बताए थे ना कि अगर वो लेबर से रिलेट करके दे या फैक्ट्री कॉस्ट से रिलेट करके दे, तो अपने को उसको प्रोडक्शन वाला ही मानना चाहिए, ठीक है। हालांकि तुम अगर जनरल वाला भी मान लेगा, तो भी इंस्टीट्यूट इज्जत देगा उसको। लेकिन अगर लेबर से रिलेट करके दे दे, फैक्ट्री ओवरहेड के परसेंटेज के हिसाब से दे दे, तो अपने को प्रायोरिटी हमेशा उसको रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला में देना चाहिए,
ठीक है, तो अपने वही मान के सम सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं यहाँ पे क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसका 20% है ना, तो 1,24,500 का 20% कितना आएगा, 24,900। और 1,62,000 का 20% कितना आएगा, 32,400। ये ऐड करके क्या मिला अपने को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया, 1,49,400 आ रहा है क्या, देखो तो 1,49,400, और इधर 1,94,400। डन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद क्या करना है अपने को, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, ऐड, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस। तो ओपनिंग तो है नहीं, तो क्या करें, तो पहला वाला जो है अपना, कौन सा, मैक्स, कितना बनाए थे 1500, कितना बिक गया था याद है 900, कितना बचा 600। तो इस 600 का वैल्यूएशन करना है, कैसे करें, ये जो प्रोडक्शन हुआ है ये कितना यूनिट्स के लिए है, तो डिवाइड बाई 1500 करें, डिवाइड बाई 1500 पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इंटू 600। ठीक है, 149,400 डिवाइड बाई 1500, 149,400 डिवाइड बाई 1500, ठीक है, इंटू 600, कितना आ रहा है 59760। सही बोल रहे हैं ना तुम लोग, हम देख ले क्या, 149, भरोसा नहीं तुम लोग पे, डिवाइड बाई 1500 इंटू 600, 59760। कैसे आया सर ये 59760, 149,400 डिवाइड बाई 1500 इंटू 600। ठीक है, और ये जो था प्रो, ये 3600 बनाए थे ना, तो 2880 बिक गया था, 720 बाकी है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 194,400 डिवाइड बाई 3600 इंटू 720, कितना आएगा 38,880। तो 194,400 डिवाइड बाई 3600 इंटू 720। ठीक है, ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। अब क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना आ गया पहले वाला 89640, और दूसरा वाला कितना आ गया 1,55,520। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें क्या ऐड करना है फिर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। मैक्स में कितना करके लग रहा था 20, तो जितना यूनिट बेचे उस पे लगेगा ना 900, तो 900 इंटू 20 कितना आ रहा है 18,000, और उसका कितना करके लग रहा था पर यूनिट 30, तो 2880 बेच रहे थे 86,400, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स 89,640 प्लस 18,000, 107,640, 155,520 प्लस 86,400, 241,920। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। अब क्या पता करना है अपने को, प्रॉफिट, है ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बोला था ना निकालने। ओके, तो यहां पे देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। रिक्वायर्ड प्रॉफिट क्या था
20% ऑन सेल्स, रिक्वायर्ड प्रॉफिट था 20% ऑन सेल्स। चलिए अब कुछ बातचीत करते हैं, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को लेके थोड़ा सा बातचीत करना है। डन। चलो ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे। सपोज मेरा कॉस्ट है 100 रुपया, मेरा कॉस्ट है 100 रुपया। सबको यहां पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसमें प्रॉफिट जोड़े 25 रुपया, ठीक। मेरा सेल्स कितना हो गया? 125। मेरा 100 रुपए का कॉस्ट है, प्रॉफिट है 25 रुपीज का, सेल्स कितने का हो गया? 125। कोई प्रॉब्लम? सर प्रॉफिट कितना कमाए? हम परसेंट का बात ही नहीं की अभी। प्रॉफिट कितना कमाए? 25 रुपया। तो प्रॉफिट इज 25 रुपया। डन। लेकिन अभी हम तुमसे पूछ रहे प्रॉफिट कितना परसेंट कमाए, ठीक है। तो बताओ कितना प्रॉफिट परसेंटेज है। इफ आई टॉक अबाउट प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज कमाए? बहुत लोग बोल रहे हैं सर 20% कमाए, और बहुत लोग बोल रहे हैं सर 25% कमाए, ठीक है। सर बहुत लोग बोल रहे हैं 20% और 25% भी आंसर आया है, ठीक है ना। आप लोग दोनों ही सही हो, आप लोग दोनों ही सही हो। आंसर देने के पहले आप लोग दोनों जन ही गलत थे। सर हम जब आपसे पूछे कि प्रॉफिट कितना परसेंटेज कमाए, तो आपको मेरे से पूछना चाहिए था कि सर वो परसेंटेज आप किसके ऊपर कैलकुलेट करना चाहते हैं। परसेंटेज हमेशा किसी के ऊपर कैलकुलेट होता है। परसेंटेज इज अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर। खुद परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। परसेंटेज हमेशा किसी के बेस पे कैलकुलेट होता है। तो आपको ये पूछना चाहिए कि सर परसेंटेज किसका, परसेंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से परसेंटेज निकालना है। ये जो 25 रुपया है, अगर हम कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालें तो ये 25 100 का कितना परसेंट है? ये 25 100 का कितना परसेंट है? बचपन में क्लास 7-8 में जब मैथ्स करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब करते थे, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता था प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, ठीक है ना। तो ये जो परसेंटेज है ये किस पे निकल रहा है? ऑन कॉस्ट। ये जो 25 है ये इस 100 का कितना परसेंट है, ठीक। तो आंसर आ गया 25% ऑन कॉस्ट। लेकिन अगर कोई बोले कि ये जो 25 है ये इस 125 का कितना परसेंट है, हम ऐसे निकालना चाहते हैं। ये जो 25 है ये इस 125 का कितना परसेंट है, तो इट विल बिकम 20% ऑन सेल्स। अगर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो इसका 20% प्रॉफिट है, और अगर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो इसका 25% प्रॉफिट है। सर प्रॉफिट परसेंटेज बदल गया बेस को बदलने से, प्रॉफिट नहीं बदला है, प्रॉफिट 25 रुपया ही है। परसेंटेज का कैलकुलेशन बदल गया। जैसे सर कहने का मतलब है एक फिगर है, लेट सपोज 40, तो 40 को अपने 100% ऑफ 40 बोल सकते हैं क्या? 40 इज 100% ऑफ 40। इसी 40 को अपने 50% ऑफ 80 बोल सकते हैं क्या? 50% ऑफ 80। इसी 40 को अपने 40% ऑफ 100 बोल सकते हैं क्या? इसी 40 को अपने 20% ऑफ 200 बोल सकते हैं क्या? तो देखो फिगर तो एक ही है 40, परसेंटेज बदल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बेस बदल रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो परसेंटेज हमेशा बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर परसेंट कैलकुलेट कर रहे हो। तो बस हम आपसे पूछ लिए प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ, तो वो खाली कैलकुलेट करने से नहीं होगा। किस बेस पे वो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है वो जानना जरूरी है। तो यहां पे अपने पास दो बेस है,
क्या तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल सकते हैं या फिर सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल सकते हैं। डन, कोई प्रॉब्लम? लेकिन अच्छा पहले सीधा सीधी चलते हैं। अपना कॉस्ट अपने को पता है 5,000, डन। और प्रॉफिट दिया हुआ है 20% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर 20% का प्रॉफिट है और कॉस्ट अपना 5,000 है, तो प्रॉफिट कितना होगा बोलो? 5,000 का 20% 1,000। सेल्स कितना होगा? 6,000। कोई प्रॉब्लम? अच्छा सेकेंड एग्जाम्पल, अपने को सेल्स पता है 10,000, सेल का वैल्यू पता है 10,000 और प्रॉफिट बोला है 20% ऑन सेल्स। मतलब सेल्स का जो वैल्यू है उसका 20% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 2,000। तो कॉस्ट कितना हो गया? 8,000। कोई प्रॉब्लम आ रहा है बस समझ में? थर्ड एग्जाम्पल, मान लो अपना कॉस्ट दिया हुआ है 10,000 रुपया। कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 10,000। और जो प्रॉफिट बोला है ना वो बोला है 20% ऑन सेल्स। प्रॉफिट 20% है लेकिन किस वैल्यू पे? सेल्स वैल्यू पे। सेल पता है क्या? सेल तो नहीं पता। तुम इस 10,000 का 20% निकाल देगा क्या? 10,000 क्या है? कॉस्ट। लेकिन प्रॉफिट जो 20% बोला है वो किसके ऊपर बोला है? सेल्स। सेल तो पता नहीं है सर, तो सेल्स जब तक नहीं आएगा प्रॉफिट कैसे आएगा? नहीं आएगा। और प्रॉफिट जब तक नहीं आएगा तब तक तो सेल्स भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही तो सेल्स होता है। तो सेल पता जब तक नहीं होगा तब तक प्रॉफिट नहीं आएगा, और प्रॉफिट जब तक पता नहीं होगा तब तक सेल्स नहीं आएगा। अब क्या करें, कैसे करें बोलो? हम्म। हम्म। ठीक है, परफेक्ट। चलो देखो, इसको अपने एकदम सिंपल तरीके से करते हैं। अपने को जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है वो किसके ऊपर दिया हुआ है? सेल्स पे दिया हुआ है ना? प्रॉफिट परसेंटेज किस पे दिया हुआ है? सेल्स पे। और अपने को सेल पता नहीं है, अपने को क्या पता है? कॉस्ट। तो अगर अपने को प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट पे पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ क्या था? 20% ऑन सेल्स। डन। एकदम सिंपल, चलो एकदम सिंपल। इस 20% ऑन सेल्स, तो उसको हम ऐसा बोल सकते हैं 20/100 ऑन सेल्स। 20/100 ऑन सेल्स। तो ये जो 20 है ये है प्रॉफिट, ये जो 20 है ये क्या है? प्रॉफिट। ऑन, प्रॉफिट किसके ऊपर है? सेल्स के ऊपर। दिस इज प्रॉफिट एंड दिस इज सेल्स। मतलब 100 रुपया में बेच रहे हैं, 20 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट कितना है? 80। तो अब अपने को प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लिखना है, तो प्रॉफिट तो 20 का 20 ही है, प्रॉफिट का फिगर नहीं बदलेगा। तो प्रॉफिट 20 का 20 है ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना है? 80। तो 20/80 ऑन कॉस्ट। मतलब प्रॉफिट अगर 20% है सेल के ऊपर, यानी सेल में इंटू 20/100 करने से प्रॉफिट आता है, तो कॉस्ट में 20/80 करने से प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, देखो आपने कितना 10,000 पकड़े थे ना, तो 10,000 में 20 × 80 मल्टीप्लाई करो। 10,000 में 20 × 80 मल्टीप्लाई करो। 20 × 80, 20 डिवाइड बाई 80 इंटू 20 डिवाइड बाई 80 कितना आ रहा है? आ रहा है 2500। तो सेल कितना हो गया? 12,500। देखो उसका 20% ये है। ठीक है, यही अगर मान लो अपने को प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 20% ऑन कॉस्ट, क्या दिया हुआ है? तो इसको क्या बोल सकते हैं? 20/100
ऑन कॉस्ट। ये 20 प्रॉफिट है और ये 100 क्या है, कॉस्ट। 20 का प्रॉफिट है, 100 का कॉस्ट है, तो सेल कितना है 120। तो इसको बोल सकते हैं 20/120 ऑन सेल्स। ठीक है, तो देखो सिंपल सा बात है, अगर अपने इसको ऐसे लिखे, मान लो 17% ऑन कॉस्ट अपने को निकालना ऑन सेल्स, है ना। तो 17/100 ऑन कॉस्ट है, तो 17 इज प्रॉफिट, 17 इज प्रॉफिट, 100 इज कॉस्ट। तो तो क्या हो गया बोलो, 17/117 ऑन सेल्स। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 17/100 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 17/117 ऑन सेल्स। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? हाँ। अच्छा, अब ये 100 को छोड़ो तो परसेंटेज को छोड़ो, मान लो अपने को कहीं से पता चला कि अपना जो प्रॉफिट है वो 17/42 है ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे 17/42 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट 17/42 है ऑन कॉस्ट, तो 17 इज प्रॉफिट, 42 इज कॉस्ट। तो अगर 42 कॉस्ट है, 17 प्रॉफिट है, तो सेल प्राइस कितना है 17/59। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे 17/59 ऑन सेल्स। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, प्रॉफिट मान लो 32% दिया हुआ ऑन सेल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाई 100 ऑन सेल्स, 32 इज प्रॉफिट, 100 इज सेल्स। समझ में आ रहा है बात? तो 32 ऑन कॉस्ट। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? जैसे सपोज करो क्वेश्चन में कहीं से भी अपने को एक ऐसा डेटा मिलता है कि 18/67 ऑन सेल्स है। मान लो एक ऐसा डेटा मिल गया, क्वेश्चन कहीं से भी अपने को बता रहा है कि सेल पे 18/67 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, लेकिन अपने को सेल का फिगर पता नहीं, अपने को कॉस्ट का फिगर पता है। तो इसको अपने को कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो 18 इज प्रॉफिट, 67 इज सेल्स, सेल्स। ठीक है ना, तो ऑन कॉस्ट में इसको कैसे कन्वर्ट करें, 18/49 हो गया, सिंपल, एकदम सिंपल सा चीज है, बच्चे लोग परेशान रहते हैं इसको लेके। समझ में आ रहा है बात? तो कॉस्ट का फिगर पता है, सेल्स पे दिया हुआ है अपने को, तो कन्वर्ट कर लेंगे ना सेल्स पे इजीली। सेल का फिगर दिया हुआ है, प्रॉफिट कॉस्ट पे पता है, तो कन्वर्ट कर लेंगे एकदम, क्या दिक्कत है। और कॉस्ट पे परसेंटेज और कॉस्ट पता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेल्स पे परसेंटेज दिया हुआ है, सेल्स पता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस पे परसेंटेज दिया हुआ है वही पता है, तब तो कोई परेशानी ही नहीं है। नहीं अदरवाइज कन्वर्ट करना है कर लेंगे, कन्वर्जन में क्या दिक्कत है अपने को। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? जनरली ये जो राउंड फिगर वाला परसेंटेज रहता है ना, 20, 25, ये करते करते बच्चा लोग को याद हो जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन जहां पे 17% आ गया वहां पे बच्चा फंस जाएगा। और परसेंटेज भी छोड़ दो, जहां पे ऐसा आ जाएगा 18/67, वहां पे तो खत्म हो जाएगा, फंसना छोड़ दो, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर एक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। और मैथ्स कितना स्ट्रांग है तुम लोगों का पता ही है तुम लोगों को। ठीक है ना, एक्स के पास जाओगे तो ऐसे ही भटकना है ना। ये समझ में आया क्या कहानी? कोई प्रॉब्लम है? तो अब कॉस्ट से सेल पे जाना, सेल से कॉस्ट पे जाना, अब प्रॉब्लम होगा क्या कुछ? क्लियर है ना सर? पक्का? चलिए अब आते हैं अपने बैक टू क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ सेल्स पता था अपना 107,640 और 241,920। प्रॉफिट बोला था 20% ऑन सेल्स, है ना। तो 20/100 ऑन सेल्स, 20 इज प्रॉफिट, 100 इज सेल्स, तो कॉस्ट कितना हो गया 80। तो कॉस्ट के ऊपर कितना निकाले 20/80 ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट तो पता है, इसमें 20/80 अगर मल्टीप्लाई कर दें तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट
रिक्वायर्ड प्रॉफिट, रिक्वायर्ड प्रॉफिट फॉर मैक्स 20/80 इंटू कॉस्ट कितना था इसका 107640, कितना आया रिक्वायर्ड प्रॉफिट फॉर मैक्स, बोलो 26910, एंड रिक्वायर्ड प्रॉफिट फॉर प्रो, ठीक है 20/80 इंटू कितना था इसका कॉस्ट, कितना आ रहा है 480, तो फिर सेल प्राइस, मैक्स का सेल प्राइस मैक्स का सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मैक्स का कॉस्ट कितना था 107640, और प्रॉफिट कितना कमाना था, तो ये दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल सेल्स आ जाएगा, और मैक्स का कितना यूनिट बेच रहे हैं, फिर गलती 900, 1500 गलती से भी मत ले लेना, ये कॉस्ट है ये प्रॉफिट है, दोनों को ऐड कर दिए तो क्या पता चल गया टोटल सेल्स 900 से डिवाइड, तो पर यूनिट का सेलिंग प्राइस आ जाएगा मैक्स का, मैक्स का पर यूनिट का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कितना आया मैक्स का पर यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना आया 149.5, 149.5, और फिर प्रो का सेलिंग प्राइस पर यूनिट, प्रो का सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट कितना था इसका 241 प्लस 60480 डिवाइड बाई 2880 105, ठीक है, तो इतना करके अगर पर यूनिट बेचे तो अपने को 20% का प्रॉफिट अचीव हो जाएगा ऑन सेलिंग प्राइस, डन, बोल, प्रॉफिट कॉस्ट शीट में नहीं आता है, कॉस्ट शीट जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद खत्म हो जाता है, पुराना जो फॉर्मेट था कॉस्ट शीट का उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रॉफिट और सेल भी लिखते थे हम लोग, जो रिवाइज्ड फॉर्मेट है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आके खत्म हो जाता है, क्योंकि नाम है कॉस्ट शीट तो उसमें कॉस्ट दिखाना है अपने को, तो प्रॉफिट और सेल्स अपने उसमें नहीं दिखाते, तो प्रॉफिट और सेल्स अपने अलग से वर्किंग नोट में या नीचे लिख कर दिखाएंगे, हालांकि अगर तुम एग्जाम में दिखा भी देते हो तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा अगर तुम्हारा फिगर सही है तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ये सम समझ में आया, दिस सम वाज इजी, है ना, कोई प्रॉब्लम, ओके, ये कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स वो वाला रिलेशन समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है तो गुड, ध्यान दीजिए, अभी जो समझाने जा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान दे के एकदम अच्छे से बात को सुनना, देखो यहाँ पे सर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल चुका है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल चुका है, ठीक है, इसमें क्या ऐड करते हैं अपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक, और क्या माइनस करते हैं अपने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ
फिनिश्ड गुड्स, तो क्या मिलता है अपने को? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डन, कोई प्रॉब्लम? ध्यान दे के मेरा बात को सुनना। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम निकाल लिए, ये है मान लो फॉर 10,000 यूनिट्स। कितना यूनिट्स के लिए? 10,000। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मान लो 1,00,000 रुपया। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये करंट पीरियड का प्रोडक्शन है। करंट पीरियड में हमने इतना प्रोड्यूस किया, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए, कितना रुपया देके? 1,00,000। डन। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट पहले से था, कोई प्रॉब्लम? इसका वैल्यू दिया हुआ है 16,000। ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या है? सर ये पिछले सालों में बनाए थे लेकिन बिका नहीं था पिछले सालों में, ठीक, इस साल बिकेगा। डन। तो सर 10,000 अपने प्रोड्यूस किए करंट ईयर में, करंट पीरियड में, 2,000 शुरू में था, तो टोटल यूनिट्स कितने अवेलेबल हो गए अपने पास? 12। क्लोजिंग में अपने पास 3,000 यूनिट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो कितना बेच दिए? 9,000। 10 बनाए, 2 पहले से था, तो कितना हो गया? 12। 3 अभी भी है, 9 बेच दिए, कोई प्रॉब्लम? सर प्रॉब्लम ये है, ये जो 3,000 यूनिट है क्लोजिंग में, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसका वैल्यू तुमको कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू नहीं पता, ठीक है? पक्का? नहीं, सीओजीएस भी नहीं पता। इस 3,000 यूनिट का वैल्यू तुमको निकालना है। डन। अब ध्यान देके मेरा बात को सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट। इस 3,000 यूनिट के वैल्यू को हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है? वन इज फीफो मेथड, वन इज फीफो मेथड। अभी जो बात बता रहे हैं ना, ये सिर्फ कॉस्ट शीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरे कॉस्ट सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ध्यान देके सुनो। हम लोग ये जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने जा रहे हैं, ये अपने 2 तरीके से कर सकते हैं। वन इज फीफो, नाम सुना ही होगा पहले, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कि अपने ओपनिंग स्टॉक जो था ना फिनिश गुड्स का, पहले उसको बेचे, फिर जो करंट ईयर का प्रोडक्शन हुआ है उसमें से बिका। तो जो क्लोजिंग स्टॉक में माल पड़ा हुआ है वो किसमें से पड़ा हुआ है? करंट वाले प्रोडक्शन से पड़ा हुआ है, क्योंकि ओपनिंग वाला तो बिक गया जल्दी, पक्का ओपनिंग वाला तो बिक गया। तो जो भी पड़ा हुआ है वो किसमें से पड़ा हुआ है? करंट वाले से पड़ा हुआ है। ओके, तो यहां पे देखिए करंट में कितना बनाए हम लोग? 10,000। और कितना वैल्यू है उसका? तो पर यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 10 रुपया। 3,000 को उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्लोजिंग 3,000 है ना? नहीं समझे? नहीं नहीं, 2,000 तो बिक गया, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाल रहे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो ओपनिंग वाला बिक गया पहले, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो बिक गया, क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ी पड़ा हुआ है। अरे तुम्हारे पास 2,000 था शुरू में, 10,000 तुम बनाई, कितना हो गया? 12। अब 12 में कितना बेच दी? तो वो जो 9 बेची हो, उस 9 में ये 2 पहले चला गया, 7 करंट वाले में से गया, तो करंट में 10 था, 7 बिक गया, कितना बचा? तो ये जो 3 बचा हुआ है, ये किस में से बचा हुआ है? करंट वाले में से। डन। तो करंट का पर यूनिट का कॉस्ट निकाल लिए, 3,000 से मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया, बात खत्म, कोई प्रॉब्लम? तो फीफो मेथड से ऐसे वैल्यूएशन होगा। फीफो मेथड में जो भी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है वो किसमें से पड़ा हुआ है? करंट वाले प्रोडक्शन से, ओपनिंग स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रॉब्लम?
पक्का? दूसरा तरीका होता है, लीफो खत्म हो गया, लीफो को अब कोई इज्जत नहीं है, एवरेज मेथड। इस एवरेज का मतलब है वेटेड एवरेज। क्वेश्चन में सिर्फ एवरेज भी लिख देगा तो भी इसका क्या मतलब है, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या बोलता है, आपके पास शुरू में कितना था, 2000, कितना बनाए, बोला हमको शुरू में क्या था, करंट में क्या बना है उससे मतलब नहीं है, टोटल कितना यूनिट्स हो गया, हमको 12,000 से मतलब है। आपके पास 12,000 अवेलेबल था, 2000 शुरू में, 10 आप बनाए, 12,000 अवेलेबल था। और इस 12,000 का कॉस्ट कितना है हमको ये बताओ, इस पूरे 12,000 का कॉस्ट कितना है, 1,16,000, 16,000 प्लस 1,00,000, 1,16,000। यहां से पर यूनिट पता करो, जो भी आएगा उससे 3,000 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जो वेटेड एवरेज मेथड होता है ना, उसको ओपनिंग स्टॉक और करंट ईयर के प्रोडक्शन से कोई वो सेपरेट नहीं करता। बोला आप 2,000 बनाए 16,000 में और 10,000 बनाए 1,00,000 में, तो टोटल 12,000 बनाए ना 1,16,000 में, तो पर यूनिट का कॉस्ट वहां से पता कर लीजिए, 1,16,000 बाई 12,000। ठीक है, वो जो भी आएगा 3,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलो ना ना, वे एवरेज दो तरीके का होता है, वन इज सिंपल, अनदर इज वेटेड। सिंपल एवरेज को ना हम लोग कोई इज्जत नहीं देते, उसका कोई इज्जत है नहीं, तो क्वेश्चन में अगर एवरेज लिखा है तो वेटेड एवरेज ही है। एवरेज का मतलब है सिंपल। ठीक है, देखो सिंपल एवरेज, तुम लोग एवरेज कैसे निकालते आए हैं आज तक, जैसे मान लो 5+4+3 डिवाइड बाई 3, ऐसे ही निकालता है ना, एवरेज कभी ऐसे निकलता ही नहीं है। एवरेज कभी ऐसे निकलता ही नहीं है, एवरेज का मतलब ही वेटेड एवरेज होता है। ध्यान देके सुनो, तो सर हम लोग तो ऐसे निकाले हैं, हम लोग तो ऐसे निकाले हैं, ये शॉर्टकट था निकालने का, ये क्या था, शॉर्टकट। जब ये तीनों ही फिगर का वेट सेम होता है, ठीक है, वेटेड एवरेज समझते हो ना तुम लोग, वेटेड एवरेज निकाले हो ना कभी कि नहीं निकाले हो, हाँ? जैसे सपोज करो तुम्हारा मार्क्स, बात को समझो, अकाउंट्स, क्लास 12 का परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो कॉलेज एडमिशन के लिए, अकाउंट्स है, मैथ्स है, और मान लो SUPW है, तो तुमको क्या लगता है, मैथ्स को जो इज्जत मिलना चाहिए, SUPW के मार्क्स को भी वही इज्जत मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए ना, इसी को वेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात, इसी को क्या बोलते हैं, वेट। तो मान लो हम ये बोलते हैं कि मैथ्स के मार्क्स को और अकाउंट्स के मार्क्स को हम SUPW के मार्क्स से डबल वेटेज देंगे। ठीक, तो मान लो जैसे इसमें तुमको 80 मिला, इसमें 80 मिला और इसमें 100 मिला, तो हमको इसका वेटेड एवरेज निकालना है। समझ में, सिंपल एवरेज तो निकल जाएगा 80+80/100, मतलब ये तो ये वाला कहानी हो जाएगा। बात को समझो, एक स्टूडेंट का ऐसे मार्क्स है 80, 80, 100 और एक स्टूडेंट का ऐसे मार्क्स है 100, 80, 80, तीनों का एवरेज निकालेगा तो सेम ही आएगा, लेकिन ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस किसका है, सेकंड वाले का ना, एवरेज तो दोनों का सेम आ रहा है। ठीक है, इसी के लिए हम लोग सिंपल एवरेज कोई काम का नहीं है, अपने किसको इज्जत देते हैं, वेटेड एवरेज को। तो वेटेड एवरेज में क्या करना है अपने को, अपने बोले अकाउंट्स एंड मैथ्स के मार्क्स को डबल इज्जत मिलेगा SUPW से, तो अपने क्या करते हैं, इसका वेट 2 लेते हैं, इसका वेट 2 लेते हैं, इसका वेट 1 लेते हैं। ठीक, अब इसको इंटू 2 कर दिए 160, इसको क्या कर दिए 160, इसको क्या कर दिए 100, अब इसको ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करके क्या आएगा 420। इस 420 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से नहीं, इस वेट से 5, तो क्या आएगा 84। दिस इज वेटेड एवरेज, जहां पे हम फिगर्स को उनका रेस्पेक्टिव इज्जत
दिए हैं। ठीक, अब यहीं पे देखो, मान लो ये तीनों का ही इज्जत सेम होता, ये तीनों का इज्जत सेम होता, तब क्या होता, ये 80 है, ये 80 है, ये 100 है, तब मान लो तीनों का इज्जत सेम होता है तो उसको 2 2 2 2 दे दिए। तो फिर कैसे कैलकुलेशन होता, कैलकुलेशन ऐसे हो सकता था क्या, देखो तो, ऐसे ही ना कैलकुलेशन होता, तीनों का इज्जत अगर सेम रहता तो 80 इंटू टू प्लस 80 इंटू टू प्लस 100 इंटू टू डिवाइड बाई 2 प्लस 2। अब अपने क्या करते हैं ना, यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर से 2 कॉमन लेने के कारण अंदर में क्या बचा, 80 प्लस 100, और नीचे में क्या आया, 2 इंटू 3, 2 2 कट जाता है, बचता है ये जो तुम लोगों को दिखता है, 80 प्लस 100 डिवाइड बाई 3। दिस इज सिंपल एवरेज। तो सिंपल एवरेज बोल के दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज का वो कंडीशन है जहां पे जितने भी फिगर्स दिए हुए हैं सबका वेट सेम है, सब इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? इसलिए तुम लोग जब कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो आफ्टर क्लास 12, कॉलेज का परसेंटेज कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है। ऐसा कभी सुना है कि वो लोग अकाउंट्स के जिसमें हाईएस्ट है उसको 2 बार काउंट कर रहे हैं, ऐसा सुना है कभी? तो तुम लोग को पता ही नहीं है, कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो सिंपल एवरेज बोल के दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज का वो कंडीशन है जहां पे जितने भी फिगर्स हैं सबका वेट्स क्या है, एक एवरेज कभी भी ना ऐसे निकलता ही नहीं, 80 प्लस 100 डिवाइड बाई 3, ये पार्ट अल्टीमेटली कट जाता है। तो ये शॉर्टकट अपने को दिखा दिया जाता है। समझ में आ रहा बात कि नहीं आ रहा? ठीक है, उसमें वेट एक्चुअल में यूनिट्स है, उसमें वेट एक्चुअल में यूनिट्स है। अभी चलो, अब तुम पूछ लिया तो थोड़ा सा और डिक करके दिखाते हैं। एक सेकंड यहाँ पे दो, ध्यान दो, अभी आएगा मजा। ये तुम्हारे काम का नहीं था, फिर भी पूछ लिया तो अच्छा बात है। देखो यहाँ पे आपने 10,000 यूनिट कितना में बनाए, 1 लाख, तो पर यूनिट का कॉस्ट कितना हो गया, 10 रुपया। 2,000 यूनिट कितना में बनाए, 8 रुपया। लेकिन अपने 12,000 यूनिट कितना में बनाए, 1,16,000 में ना, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 9 पॉइंट एग्जैक्ट आ रहा है क्या, 9.6? अच्छा 9.6666 आ रहा है ना, ठीक है, 9.66 और 67 वॉट एवर आ रहा है। अब यहाँ पे एक बच्चा को प्रॉब्लम होता है, ध्यान देके सुनो। सर इसको एवरेज अगर करते अपने तो 10 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 9 आता, लेकिन आपका एवरेज कितना आ रहा है, 9.66। ये क्यों आ रहा है बात को समझिए। सर 10 और 8 ये 10 रुपया 10,000 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 8 रुपया सिर्फ 2,000 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप 10 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 सिंपल एवरेज कैसे कर सकते हैं, सिंपल एवरेज बोल के दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। देखो एक सेकंड रुको, अगर यहाँ पे यूनिट दोनों में सेम रहता ना तो देखना अपना आंसर सेम आता। देखो कैसे, अगर मान लो यहाँ पर भी 10,000 यूनिट रहता तो 10,000 इंटू 10 कितना हुआ, 1 लाख, और 10,000 इंटू 8 80, टोटल वैल्यू कितना हो गया, 180, डिवाइड बाई कितना यूनिट्स है, 20, आ रहा है 9। ठीक है, तो सिंपल एवरेज कब एप्लीकेबल होगा, जब सबका वेट सेम होगा। इस 10 का भी वेट सेम है, इस 8 का भी वेट सेम है। अब यहाँ पे देखिए जो तुम लोग 9.66 निकाला, ये हम सिंपल एवरेज करके भी निकाल सकते थे, मतलब एवरेज करके भी निकाल सकते थे। 10 और 8 दो ही तो फिगर है, देखो यहाँ पे 10 और 8 हमको एवरेज करके निकालना है 9.67। तो 10 कितने यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसका वेट हो गया 10,000। ठीक है, और 8 कितने यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका वेट हो गया 2,000। तो 10 इंटू 10,000 1 लाख, 8 इंटू 2,000 16,000, 1,16,000 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2। समझ में आ रहा है? यही अगर यहां पर भी 10,000 होता तो तुमको लग रहा है हम 10 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, वो एक्चुअल में 10 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 नहीं हो रहा है, 10 इंटू 10,000 प्लस
8 इंटू 10,000 बाई 10,000 प्लस 10,000। अब वो 10,000 कॉमन हो जाएगा, अल्टीमेटली वो कट जाएगा, तो मैथ्स के हिसाब से 10 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 ही बचेगा। तो सिंपल एवरेज वो कहानी है जहां पे जितने भी नंबर्स दिए हुए सबका वेट क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है? सिंपल एवरेज बोल के दुनिया में कुछ होता नहीं है। ठीक, तो यहां पे जो हम लोग एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं ना, अपने वेट्स किसको दे रहे हैं, यूनिट्स को। यूनिट इज द वेट। ठीक, तो पर यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 9.66 और 67 जो भी है, उससे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आएगा। तो सर क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो दो तरीके से निकलता है, वन इज फीफो, वन इज वेटेड एवरेज। फीफो में हम ये मान लेते हैं कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो पहले बिक चुका, जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है वो करंट वाले प्रोडक्शन से पड़ा है। तो करंट वाले प्रोडक्शन का पर यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, उससे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? वेटेड एवरेज बोलता हमको ओपनिंग और करंट से कोई लेना देना नहीं है। ओपनिंग में जितना यूनिट्स और करंट में जितना यूनिट्स, दोनों यूनिट को ऐड कर लो और उसका टोटल वैल्यू निकाल लो, वहां से पर यूनिट का वैल्यू निकालो। हम ओपनिंग और करंट को अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे, दोनों अपना ही है, दोनों एक है। डन? कोई प्रॉब्लम? अभी देखो तुम लोग कैसे फंसेगा, ध्यान दो यहाँ पे। हाँ हम सब लिखा देंगे, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान दो। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 20,000 यूनिट्स का, जिसका वैल्यू है 1 लाख। करंट ईयर का जो प्रोडक्शन है, मतलब ऊपर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है तुम लोगों का, चलो ऊपर ही लिखते हैं नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा। अपना जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लो 15,000 यूनिट है, हम जबरदस्ती अंडरस्टैंड डेटा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है जनरली, ओपनिंग में 20,000 पड़ा है, करंट में 15,000 ही बनाए। ठीक है, हम एक बार के लिए दे रहे हैं तुमको ऐसा डेटा। ठीक, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना 15,000 यूनिट, इसका वैल्यू है 1,20,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास 18,000 यूनिट्स पड़ा है। ठीक है, ओपनिंग में 20 था, प्रोड्यूस किए 15, तो 20 प्लस 15 कितना हो गया, 35। 18 क्लोजिंग में पड़ा है, सेल कितना कर दिए, 17,000। डन? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अपने को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है, एक निकालना है फीफो मेथड से और एक निकालना है वेटेड एवरेज से। ठीक है, चलो फीफो से वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी। फीफो से वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी। हाँ सर सुनिए, अपने को फीफो के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है ना। तो सर अभी तो आप सिखाए कि क्लोजिंग स्टॉक में ओपनिंग सारा बिक जाता है, जो करंट वाला प्रोडक्शन है उसी में से क्लोजिंग रहता है, उसका पर यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सर 1,20,000 डिवाइड बाई 15,000, 8 रुपया आ गया पर यूनिट, इंटू 18,000 कर दिए, 144 का वैल्यू आ गया। जैसी 144 का वैल्यू आएगा तो तुम बर्बाद हो चुके हो। सर आपको फीफो का मतलब समझना है, फीफो का मतलब है जो पहले से था वो पहले बिका। तो सर हमारे पास ओपनिंग में 20,000 था, जो क्लोजिंग में 18 है, हम बनाए तो 15 ही हैं, तो ये 18 पूरा उस 15 में से कैसे बच सकता है? आप बोले थे ना करंट प्रोडक्शन में से क्लोजिंग स्टॉक बाकी है, तो करंट प्रोडक्शन तो 15 ही है, उस 15 में से 18 कैसे बचा लेगा तुम? सर यहाँ क्या हुआ है ना, डेटा ऐसा है, ये जो 18 है ये 15 पूरा करंट वाले में से है और 3 ओपनिंग वाले में से है, और ये जो 17 बिका ये पूरा ओपनिंग में से बिका है। तो जो 15 है वो तो उसका वैल्यू पूरा 120 है ही, और ये जो 3 ओपनिंग में से है
उसका वैल्यू यहां से आएगा 15,000। 1 लाख बाई 20,000 इंटू 3,000, 15। तो 120 प्लस 15 135 होगा इसका वैल्यू। तो रटो मत सर, आप तो बोल दिए थे फीफो में खाली करंट ईयर वाला मशीन लेना है। अरे करंट में बनाए 15,000 है। हेलो, करंट में बनाए 15,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक उसमें से बच कैसे सकता है 18,000? समझ रहा है बात कि नहीं समझ रहा है? सर इसी को अगर अपने वेटेड एवरेज से करते तब क्या होता? अपने इस 15 और 20 को अलग अलग नहीं मानते। अपने पास 15 और 20, 15 अभी बनाए, 20 पहले से था, कुछ नहीं। टोटल यूनिट्स कितना था? 35। और उस 35 का वैल्यू कितना है? 2,20,000। तो पर यूनिट का वैल्यू कितना? 2,20,000 डिवाइडेड बाई 35,000। जो भी आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18,000 से। ठीक है, 113,142 आ रहा है, जो भी आ रहा है 113,142। कुछ नहीं है, ये 15 प्लस 20 35 है हमारे पास। 15 अलग नहीं है, 20 अलग नहीं है, 35 टोटल में है। 35 का वैल्यू है 1,20,000 प्लस 1,00,000, 2,20,000। तो 2,20,000 बाई 35 पर यूनिट का वैल्यू आ गया इंटू 18,000। 18,000 का वैल्यू आ गया। तो इसको वेटेड एवरेज से करते तो ऐसे करते। तो वेटेड एवरेज में कोई झमेला ही नहीं है। मीफो में अगर ऐसा डेटा है तो झमेला आ जाएगा। हालांकि इस तरह का डेटा 10 में से 9 सब में नहीं रहेगा। समझ में आ रहा? प्रॉब्लम इसी जगह पर है, 10 में से 9 सम में ये डेटा नहीं रहेगा। तो तुम जो 10 में से 9 सम प्रैक्टिस किया है घर में, तुम तो 10 में से 10 सम प्रैक्टिस ही नहीं किया है घर में। पहला बात तो ये, 9 सम का तो बात छोड़ दो, तुम तो प्रैक्टिस किया होगा हार्डली 2-3 सम, जो सब में नॉर्मल वाला डेटा था। और किस्मत इतना अच्छा है कि एग्जाम में वो जो ये एक डेटा वाला सम है वही आ गया। तो तुम तो अपना टेक्निक फॉलो करते हुए चला है, एग्जाम में भी वही करेगा। तुमको तो कोई लेना देना ही नहीं है सर, करंट में बनाए 15 तो 18 मेरे, तुम ये दिमाग ही नहीं लगाता है। तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है सर, क्लोजिंग में 18 18,000 है, तुम ये दिमाग ही नहीं लगाया करंट में हम बनाए कितना है। यूनिट्स का रिकंसिलिएशन सर 20 शुरू में था, 15 अभी बनाए, 17 बिका, वो 17 किसमें से बिका, 18 बाकी है, वो किसमें से बाकी है, इसका दिमाग ही नहीं लगाया तुम लोग। समझ में आ रहा बात? जो लोग गलती किए, बहुत लोग सही भी बताएं, अच्छा है। ठीक, समझ रहे हो? कोई प्रॉब्लम है? तो सर ये जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपने फीफो से कर रहे हैं या फिर वेटेड एवरेज से कर रहे हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर अपने पास ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, फिनिश गुड्स, तब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फीफो में भी सेम और वेटेड एवरेज में भी सेम। कोई प्रॉब्लम आ रहा है बस समझ में? अच्छा, अब एक चीज और डिस्कस करना है, ध्यान देके सुनो, यहां पे ध्यान दो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें ऐड किए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और इसमें लेस किए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या आ गया अपने को इसके बाद? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपने पास 10,000 यूनिट्स है, वैल्यू है 1 लाख, तो पर यूनिट का वैल्यू कितना? 10। ओपनिंग स्टॉक में अपने पास 5,000 यूनिट्स है, ठीक है, और इसका वैल्यू है मान लो 40,000, तो पर यूनिट 8। क्लोजिंग स्टॉक में अपने पास 3,000 यूनिट्स हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितना है? 12,000 यूनिट्स। इसका वैल्यू निकालना है। अब अगर अपने वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हैं, वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज में क्या होगा? 10 और 5 के बीच कोई डिस्टिंग्विशन नहीं है। 10 और 5 मतलब मिला के कितना हो गया? 15, और ये हो गया 140। तो पर यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 140 बाई 15। ठीक, जो भी पर यूनिट का कॉस्ट आएगा
उससे 3000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वही पर यूनिट इस 12000 को भी रिप्रेजेंट करेगा। इस 15 का ही तो दो ब्रेकअप है, 3 और 12। ये 15 का ही तो दो ब्रेकअप है, 3 और 12। मेरे पास 5 और 10 अलग अलग नहीं है, 15 एक है। तो 15 जिस पर यूनिट में है, 3 को भी उसी पर यूनिट में तोड़ रहे हैं, तो 12 भी तो उसी पर यूनिट में आएगा। तो यहाँ पे 3000 का वैल्यूएशन क्या आएगा बताना? 1,40,000 डिवाइड बाई 15,000, 9.33 समथिंग इंटू 3000, 28,000। इसका वैल्यू क्या बचेगा देखो, इसका वैल्यू क्या आएगा? 28,000 है ये, 28,000। ये 1 लाख है। इस 1,12,000 को 12,000 से डिवाइड करो, देखो वही 9.33 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो बात को समझिए सर। वेटेड एवरेज अगर अपने फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट के हिसाब से वैल्यू हुआ, वही वैल्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी आएगा। कोई प्रॉब्लम? लेकिन अगर इसको अपने फीफो से करते, तब सेम नहीं मैच करेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक पूरा का पूरा करंट प्रोडक्शन में से है, और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसमें ओपनिंग भी घुसा हुआ है और करंट वाला भी घुसा हुआ है। ओपनिंग अलग पर यूनिट के वैल्यू से घुसा हुआ है, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अलग वैल्यू से घुसा हुआ है, तो ये सेम मैच नहीं करेगा। अगर अपने पास ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, तब ये यहां जो पर यूनिट आ रहा है, वही पर यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में भी काम आएगा, वही पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी आएगा। आ रहा है क्या बात समझ में? हाँ, कोई प्रॉब्लम? पक्का? एकदम कोई दिक्कत है? हाँ, ओके। अब एक चीज का डिस्कशन करते हैं, ध्यान दीजिए सर। किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूट दोनों को इज्जत देता है। कॉस्ट जैसे चैप्टर में अपने जनरली फीफो मेथड ही फॉलो करते हैं, लेकिन फीफो और वेटेड एवरेज दोनों ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। ठीक, सबसे ज्यादा इज्जत वेटेड एवरेज को दिया जाता है। ठीक है, वेटेड एवरेज को सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान देके सुनिए एक बात, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है पूरा आप लोगों के पास? पक्का? कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है, उसमें ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का जो भी खर्चा आ रहा है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का जो भी खर्चा आ रहा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये जितने भी खर्चे आ रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या बोलते हैं? ठीक है, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो भी खर्चे आ रहे हैं, लाइक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वो सब जो भी खर्चे हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। क्या बोलते हैं? ठीक है, बहुत ध्यान देके सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। दो तरह के कॉस्ट होते हैं सर, वन इज प्रोडक्शन, अनदर इज पीरियड कॉस्ट। सर ये क्या है, नाम पहला बार सुने हम लोग, ध्यान देके सुनिए। प्रोडक्शन कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन का हिस्सा बनता है। प्रोडक्शन कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन का हिस्सा बनता है, और पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन का हिस्सा नहीं बनता है। सर हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत ध्यान देके सुनिएगा, बहुत ध्यान देके। ये आपका कॉस्ट प्लस अकाउंट्स दोनों पैरेलल चलेगा अभी थोड़ा देर। हम कॉस्ट शीट चैप्टर से डिविएट हो रहे हैं अभी, एक जनरल नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में भी हेल्प करेगा,
कॉस्ट शीट में भी हेल्प करेगा, अकाउंट्स में भी हेल्प करेगा, और ओवरऑल आपके कॉस्ट सब्जेक्ट में तो हेल्प करेगा ही। ध्यान देके मेरा बात को सुनिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, आप परचेस किए, अभी हम अकाउंट्स में चले गए हैं, हम बेसिक क्लास 11 अकाउंट्स में चले गए हैं अभी, ठीक। आप परचेस किए 50,000 यूनिट। क्या किए? 50,000 यूनिट परचेज किए, 10 रुपया करके पर यूनिट। डन। तो कितने का माल परचेज हो गया? 5 लाख। ओके। मेरा परचेज करते वक्त कैरेज इनवर्ड लगा है 2 रुपया पर यूनिट। कितना कैरेज इनवर्ड लग गया? डन। इसमें से हम 40,000 यूनिट बेच दिए, सोल्ड। अरे रुक, 40,000 यूनिट हम बेच दिए। अबे 10 में तो खरीदे थे, 2 रुपया भाड़ा में लगा दिए, 12 रुपया तो लग गया। अब 10 में तुम बेच देगा तो क्या धंधा बर्बाद करने बैठा है क्या? प्रॉफिट जोड़ के बेच भाई। 10 रुपया में माल खरीदा, 2 रुपया भाड़ा में लगा दिया, 12 रुपया लग गया तुम्हारा घर में, तो बेचेगा तो उससे ज्यादा में ना। कॉमर्स का स्टूडेंट है भाई, ठीक है। प्रॉफिट जोड़। इस 40,000 यूनिट को अपने 18 रुपया कर में 18 रुपया करके बेच दिए। डन। सेल हो गया 7,20,000 का। ओके। सर साल भर में हम लोग सैलरी का पेमेंट किए हैं 50,000 रुपया। डन। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कितना है बताइए? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है बताइए? हाँ, सोचिए, सोच के बताइए, ध्यान देके। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और नेट प्रॉफिट कितना है, एकदम अच्छे से सोचिए, उसके बाद बात। मेरे को नहीं पता ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, सोचिए, सोच के बताइए। 40,000 यूनिट 40,000 यूनिट बेचे 18 रुपया करके। व्हाट इज माई ग्रॉस प्रॉफिट एंड व्हाट इज माई नेट प्रॉफिट? हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट है सर 2,40,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर? 240। वेरी गुड। नेट प्रॉफिट? वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। ग्रॉस प्रॉफिट 240 है, नेट प्रॉफिट 190 है। आप लोग किसी का नहीं आ रहा है? चलिए हम बताते हैं कैसे, ध्यान देके सुनिए। एक एक यूनिट कितना में खरीदे? 10 में खरीदे, भाड़ा लग गया 2 रुपया करके, कितना हुआ? 12। कितना में बेच रहे हैं? एक एक यूनिट में कितना कमाए? 6। एक सेकेंड रुकिए। हाँ सर सुनिए, एक यूनिट 10 रुपया में खरीदे, 2 रुपया भाड़ा में लग गया, पर यूनिट का कॉस्ट कितना बैठ गया? 12। बेचे कितना में? एक एक यूनिट से कितना कमाए? 6 रुपया। कितना यूनिट बेचे? 40। कितना रुपया कमा लिए? ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 सैलरी पेमेंट कर दिए। नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 190। बात खत्म। वेरी सिंपल। अब रुकिए रुकिए रुकिए, वेरी सिंपल, बात खत्म। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे, इसी, ये सही है, 240 190 सही है। अब ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाना है ये चीज, ठीक है। हाँ सर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तुम लोग बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाएगा, बताइए। सबसे पहले क्या लिखें? टू परचेज। कितना लिखे सर टू परचेज?
बोलिए। 5 लाख लिख दिए। फिर क्या लिखे सर? 2 कैरेज इनवर्ड कितना? 1 लाख। डन। फिर बाई सेल्स कितना? 7,20,000। फिर क्या आएगा? बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना? बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना? 10,000 तो यूनिट्स है, ट्रेडिंग में यूनिट्स थोड़ी लिखेंगे। 1 लाख। 10,000 इंटू 10, 1 लाख ना। गुड। हमको वही चाहिए था, 1 लाख आंसर चाहिए था। 120 राइट है, 120 राइट है। हमको चाहिए था 1 लाख का आंसर। अब आएगा डिस्कशन में मजा। और ये 1 लाख लिख दिए। हंसो मत, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अभी तुम लोग को इसका ग्रेविटी नहीं समझ में आ रहा है। जो डिस्कशन होने जा रहा है, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। ध्यान देके सुनो। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 1 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 240 आ रहा था ना, राइट आंसर। अभी 220 आ रहा होगा, देखो सही से कैलकुलेट करो। अभी आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 220। सर दिस इज रॉन्ग। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए? 120। ठीक, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? अब सर ध्यान देके देखिए, आप एक एक यूनिट कितना में खरीदे थे? 10 में खरीदे थे। तो सर 10,000 इंटू 10, 1 ही लाख तो होना चाहिए था क्लोजिंग स्टॉक। 10,000 इंटू 10, 1 लाख होना चाहिए था क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल सा बात है सर। ठीक सर, अब मेरा बात को ध्यान देके सुनिए। क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ परचेज प्राइस नहीं आता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ परचेज प्राइस नहीं आता है। सीए इंटर के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पढ़ेंगे आप लोग। उसमें आप लोगों को डिटेल में पता चलेगा कि इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में क्या क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, इन्वेंट्री कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड ओनली परचेज प्राइस। समझ में आ रहा है बात? कोई प्रॉब्लम? हाँ, पक्का। परचेज प्राइस के साथ और भी अदर खर्चे हैं जो इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। वो क्या है, क्या न बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं, वो अकाउंट्स की क्लास में आपको अकाउंट्स के टीचर सिखाएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर में। डन। अभी हम आपको बोल रहे हैं जो कैरेज इनवर्ड दिख रहा है ना आपको 1 लाख, ठीक है, ये भी इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो ये कितना लगा पर यूनिट? 2 रुपया। तो ये 2 रुपया भी इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो ये 1 लाख के जगह 1,20,000 हो जाएगा। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 240 आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में सैलरी माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा 190। सर जो सैलरी है ना, जो आपने पेमेंट किए, वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है वो सब AS2 सिखाएगा अपने को। समझ में आ रहा बात कि नहीं आ रहा है? तो देयर आर, देखो कैरेज इनवर्ड भी हमारा खर्चा है और सैलरी भी हमारा खर्चा है। कैरेज इनवर्ड भी खर्चा है, और अपने इस चीज को ऐसे भी कर सकते थे ना, ध्यान देके सुनो, ऐसे भी तो कर सकते थे। सर परचेज कितना हुआ? 50,000 यूनिट परचेज हुआ, यानी 5 लाख। 10,000 यूनिट अभी भी पड़ा हुआ है क्लोजिंग में, यानी 1 लाख का माल पड़ा हुआ है क्लोजिंग में। 10,000 इंटू 10, जो माल बेचे 40,000 यूनिट बेचे, खरीदे कितना में थे उसको? 4 लाख में। 40,000 यूनिट जिसको बेचे, उसको खरीदे कितना में थे, बेचे कितना में? तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 3,20,000। उसमें से कैरेज इनवर्ट पूरा माइनस कर दीजिए, 1 लाख। ऐसे आ रहा है 220 ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और 50,000 सैलरी माइनस कर दीजिए, नेट प्रॉफिट कितना आया? सर ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, ये पूरा माइनस कर दीजिए। आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं प्रॉफिट का? 40,000 यूनिट को 18 करके बेचे,
इसी 40,000 यूनिट को कितना करके खरीदे थे? 10 रुपया करके। तो 40,000 इंटू 8 कितना कमाए? 3,20,000। 3,20,000 में दोनों खर्चा माइनस कर दीजिए, आ जाएगा नेट प्रॉफिट। लेकिन सर ये सैलरी पूरा माइनस करना है प्रॉफिट निकालते वक्त, कैरेज इनवर्ड ना पूरा माइनस नहीं होगा खर्चा में। 1 लाख खर्चा लगा है, लेकिन इसमें से 20,000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक में चला जाएगा। जैसे देखो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में तो खर्चा में पूरा 1 लाख दिख रहा है ना, ये 1 लाख आपको यहाँ दिख रहा है, बस ये 1 लाख का 20,000 पोर्शन यहाँ घुस गया है, यहाँ पे घुसा हुआ है ये इसमें। तो खर्चा में कितना गया? सिर्फ 80। 1 लाख रुपया कैरेज इनवर्ट का लगा था ना, तो 1 लाख रुपया जो लगा उसमें से 20,000 कहां घुस गया? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन में। और सीओजीएस में कितना गया? सीओजीएस में कितना गया? 80,000। जैसे यहां पे बात को समझो, कितना यूनिट बेचे हैं? 40,000। एक बार के लिए मान लो 10 रुपया में ही खरीदे हैं और बेचे कितना में? 18 में। 8-8 रुपए का प्रॉफिट। तो 40,000 इंटू 8 कितना हुआ? 320। 320 से पूरा एक माइनस नहीं करेंगे कैरेज इनवर्ट का, कितना माइनस करेंगे? सिर्फ 80। तो कितना बचा ग्रॉस प्रॉफिट? 240। ठीक है। और सैलरी माइनस करेंगे पूरा 50, कितना बचा? 190। समझ में आ रहा है? तो सर कैरेज इनवर्ड का कुछ पोर्शन कहां चला गया? क्लोजिंग स्टॉक में। लेकिन सैलरी का कुछ भी पोर्शन क्लोजिंग स्टॉक में नहीं गया। ये जो कैरेज इनवर्ड है ना, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन का पार्ट बनता है। और जो सैलरी है ना, वो क्या है? पीरियड कॉस्ट। इसका नाम पीरियड कॉस्ट क्यों है? जिस पीरियड में इनकर हुआ उसी पीरियड का पूरा खर्चा है ये। लेकिन कैरेज इनवर्ट जो 1 लाख रुपया लगा है ना इस साल, वो 80,000 इस बार का खर्चा बना है, क्योंकि जितना खरीदे उसका 80% माल बेचे हैं, 20% अभी भी बाकी है। 50,000 खरीदे, 40 बेच दिए, 10 बाकी है। तो 80% बिक गया, 20% बाकी है। तो जो 1 लाख का कैरेज इनवर्ड है, इसमें से खर्चा में सिर्फ कितना जाएगा? 80%। और 20% कहां पे जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक में। दैट इज वाई इट इज व्हाट? प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है। और पीरियड कॉस्ट कितना है? क्या होता है? जिस साल वो इनकर होता है उसी साल पूरा का पूरा खर्चे में चला जाता है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? ठीक, वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं बनेगा। पीरियड कॉस्ट आर दोस कॉस्ट which will be written off in the year itself in which they are incurred। जिस साल वो इनकर होते हैं उसी साल पूरे के पूरे वो एक्सपेंस में राइट ऑफ हो जाते हैं, वो क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्म पार्ट नहीं करते। ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो जिस साल इनकर होते हैं उसी साल पूरा का पूरा सीओजीएस का पार्ट नहीं बनते। ठीक है। वो क्लोजिंग स्टॉक का भी फॉर्म पार्ट करते हैं, जितना पोर्शन क्लोजिंग स्टॉक में है और जितना पोर्शन बिक गया उतना वो सीओजीएस में जाते हैं। डन? आ रहे बस समझ में? मार्जिनल कॉस्टिंग जब अपने करते हैं ना, मार्जिनल कॉस्टिंग में जितना भी फिक्स कॉस्ट है, जितना भी, वो सारे फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट कंसीडर करता है। मार्जिनल कॉस्टिंग जितना भी फिक्स कॉस्ट है, इवन प्रोडक्शन करने के लिए भी अगर फिक्स कॉस्ट लग रहा है ना कुछ, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड लग रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड, बात को समझो, बहुत ध्यान देके समझना। अभी हम एक चीज समझाने जा रहे हैं। आपने कॉस्ट शीट किए, एक सम किए थे याद है, जिसमें फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स नेचर का भी था, वेरिएबल भी था, सेमी वेरिएबल भी था। तो अपने तो फैक्ट्री ओवरहेड तीनों ही लिए थे फैक्ट्री ओवरहेड में, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तीनों ही आया और उसी के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक निकला था। यानी फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स पोर्शन भी क्लोजिंग स्टॉक में गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिक्स पोर्शन भी घुसा हुआ है। बात को समझो, फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स भी था, वेरिएबल भी था, सेमी वेरिएबल भी था, हाँ ना? और तीनों ही लिए थे ना अपने फैक्ट्री ओवरहेड में, तो तीनों ही तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बना और उसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्लोजिंग स्टॉक निकाले।
तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स पोर्शन भी गया, वेरिएबल भी गया, सेमी वेरिएबल भी गया। समझ में आ रहा है? लेकिन उसी सम को अगर अपने मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रिंसिपल से करते, ठीक है, तो वो बोलता कि फैक्ट्री ओवरहेड का जो फिक्स पोर्शन है ना, वो क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्म पार्ट नहीं करेगा, उसको पूरा पीरियड कॉस्ट ट्रीट करना है। यानी फैक्ट्री ओवरहेड का जो फिक्स्ड कॉस्ट वाला पोर्शन है वो कहां पे जाता, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला जो पोर्शन है ना, उसको वहां पे लिखते। अभी अपने जितना भी कॉस्ट शीट का सम बना रहे हैं ना, ये सब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रिंसिपल से बना रहे हैं। किसके प्रिंसिपल से बना रहे हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, हम याद है मार्जिनल कॉस्टिंग जब करवा रहे थे तब बोले थे 2-3 टॉपिक छोड़ दिए हैं, अभी बाद में करवाएंगे। तो वो बाद में इसी तरह के टॉपिक्स हैं। आपको सेम कॉस्ट शीट दिया हुआ रहेगा, पूरा डेटा बोलेगा मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रिंसिपल से एक बार बनाओ कॉस्ट शीट, एक बार एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रिंसिपल से बनाओ। तो दोनों का जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है वो अलग अलग आएगा। समझ रहे हो बात को? समझो, मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है कोई भी खर्चा अगर फिक्स नेचर का है, कोई भी खर्चा अगर वो किसी भी चीज में लग रहा हो, फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज क्या है मेरे? पीरियड कॉस्ट। वो कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में वो कभी भी नहीं आएंगे। जितने भी फिक्स कॉस्ट है ना, जितने भी फिक्स नेचर के कॉस्ट हैं, वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स के बीच में जितना सब ऐड करते हैं ना, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरहेड, वो सारे वहीं पर जाएंगे एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट है तो वो तो ऊपर में जाएगा ना, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा, उसी को लेके क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रिंसिपल को फॉलो करें तो खाली वेरिएबल नेचर का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा। फिक्स्ड नेचर का जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है फिक्स नेचर का, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा ही नहीं। वो नीचे, वो खर्चा है वो नीचे में ऐड होगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग उसको पीरियड कॉस्ट ट्रीट करता है। समझ में आ रहा? मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है जितने भी तरह के फिक्स खर्चे हैं, जैसे मान लो यहीं पे जैसे कैरेज इनवर्ड लग रहा है ना, ये कैरेज इनवर्ड तो 2 रुपया लग रहा है पर यूनिट। ये जो कैरेज इनवर्ड है क्या है? 2 रुपया पर यूनिट। तो ये तो वेरिएबल नेचर का ही हो गया। तो मार्जिनल कॉस्टिंग हो या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, दोनों ही इसको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन में लेगा। लेकिन मान लो 2 रुपया पर यूनिट नहीं होता, मान लो एक बार के लिए 20,000 रुपया अमाउंट फिक्स हो जाता, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये जाएगा क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में, मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं जाएगा। वो मार्जिनल कॉस्टिंग जैसे सैलरी को ट्रीट कर रहा है वैसी इसको भी ट्रीट करेगा, पूरा का पूरा खर्चा में डाल देगा इसी साल। समझ में आ रहा है? मार्जिनल कॉस्टिंग ट्रीट्स ऑल द फिक्स्ड कॉस्ट एज पीरियड कॉस्ट। समझ में आ रहा है? वो सिर्फ वेरिएबल नेचर के कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट मानता है। अब जब हम ये बात बोले तो अब ये मत बोल देना कि सर सारे वेरिएबल नेचर के कॉस्ट, हम ये नहीं बोले। प्रोडक्शन कॉस्ट में 2 तरह के कॉस्ट हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट में 2 तरह के कॉस्ट है, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो वो वेरिएबल वाले प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट मानता है, लेकिन फिक्स्ड वाला जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको पीरियड कॉस्ट मानता है। मतलब जैसे वो वाला सम हम लोग किए थे जिस 3,60,000 पर एनम था फिक्स कॉस्ट, याद है? 3 महीना 9 महीना का ब्रेकअप वाला जो सम किए थे, तो वो जो 3,60,000 पर एनम था, अपने तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड में लिए ना फिक्स कॉस्ट को, उसी सम को अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के टेक्निक से करते तो वो 3,60,000 पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड होता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक में आता ही नहीं। वो 3,60,000 जो है अपने 3 महीना में 90,000 और 9 महीना में 2,70,000 लिए थे ऊपर में फैक्ट्री ओवरहेड में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी घुस गया वो, तो उसी के हिसाब से तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हुआ। यानी क्लोजिंग स्टॉक में भी उसका कुछ प्रोपोर्शन है। लेकिन इसी सम को अगर मार्जिनल कॉस्टिंग से करते तो वो 360 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आता ही नहीं।
वो पूरा 360 कहां पे ऐड होता? आफ्टर कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रहा बात की नहीं आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो सीओजीएस आ गया उसके बाद वो पूरा 360 ऐड हो जाता, मतलब उसका एक भी प्रपोर्शन क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में नहीं जाएगा। एक सेकेंड सर, आप बोलना क्या चाह रहे हैं एक बार और थोड़ा अच्छे से रिफाइन कीजिए, ध्यान दीजिए मेरा बात, हम बोलना क्या चाह रहे हैं ध्यान दो। सर मेरा मेटेरियल का 10 लाख रुपया लगा, लेबर का 5 लाख रुपया लगा, प्राइम कॉस्ट कितना हो गया? 15। सर मेरा फैक्ट्री ओवरहेड 5 लाख रुपया लगा, ठीक है, और कोई खर्चा नहीं है मान लो, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया? 20 लाख। इस 20 लाख में क्या क्या घुसा हुआ है? ये ठीक। अब इस 20 लाख का दो ब्रेकअप है, एक है सीओजीएस और एक है क्लोजिंग स्टॉक। मान लो इस कॉस्ट ऑफ, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये फॉर 20,000 यूनिट्स है, 20,000 में 5,000 क्लोजिंग में पड़ा हुआ है, 15,000 सीओजीएस है। तो इस 20 लाख का 15,000 का प्रोपोर्शन यहां आ गया और 5,000 का प्रोपोर्शन यहां आ गया। तुम तो ऐसा ऐसा बोल सकते हैं ना, ये 10 लाख दो हिस्सों में टूटा है, ये 5 लाख दो हिस्सों में टूटा है, ये 5 लाख दो हिस्सों में टूटा है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। ये पूरा 10 लाख इस साल का खर्चा नहीं है। ये क्लोजिंग स्टॉक में कुछ पोर्शन चला गया, कुछ पोर्शन सीओजीएस में चल गया, ठीक है। ये 5 लाख में कुछ पोर्शन क्लोजिंग स्टॉक में चल गया, कुछ सीओजीएस में चल गया। ये 5 लाख में कुछ पोर्शन सीओजीएस में चल गया, कुछ क्लोजिंग स्टॉक में चल गया। लेकिन इस सीओजीएस के बाद जो कुछ भी ऐड करता है ना तुम लोग, वो सारा का सारा इस साल के खर्चे में चला जाता है। जैसे सपोज करो मेरा सेलिंग का खर्चा लगा 2 लाख रुपया, सेलिंग का खर्चा लगा है 2 लाख, ठीक है। तो 20 लाख बनाए थे टोटल, कितना यूनिट्स के लिए? 20,000 यूनिट के लिए। तो पर यूनिट का कॉस्ट कितना हुआ? 100 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक में कितना आ गया? 5 लाख। यहां कितना आ गया? 15 लाख, ठीक है। तो मेरा ये कितना आ गया? सीओजीएस कितना? सीओजीएस 15 लाख है ना। सेलिंग का खर्चा पूरा 2 लाख एक बार में ऐड हुआ, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया? 17। फिर ना सेल से प्रॉफिट आता है। तो ये 2 लाख का तो ब्रेकअप नहीं हुआ ना सर। ये 2 लाख क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ी गया, ऊपर में देखो जो 10 लाख 5 लाख 5 लाख लगा, सब तो दो हिस्सा में टूटा। लेकिन 2 लाख जो सेलिंग का खर्चा लगा वो तो नहीं टूटा ना, वो तो पूरा इसी साल के प्रॉफिट में से माइनस हुआ है। समझ रहे हो? तो ऊपर के जितने भी खर्चे हैं वो क्या हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट है। वो पूरा इस साल के खर्चे में नहीं जा रहे, वो क्लोजिंग स्टॉक में भी घुस रहे हैं और सीओजीएस में भी घुस रहे हैं। लेकिन सीओजीएस के बाद जो भी खर्चे ऐड हो रहे हैं वो पूरा का पूरा इसी साल का खर्चा है, वो पीरियड कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है जितने भी फिक्स नेचर के खर्चे होंगे उस सारे को हम क्या ट्रीट करेंगे? पीरियड कॉस्ट। मींस इन शॉर्ट, नो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फिक्स नेचर विल बी प्रोडक्शन कॉस्ट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से अगर कोई प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स नेचर का है तो उसको भी पीरियड कॉस्ट ही ट्रीट करना है। समझ में आ रहा बात की नहीं आ रहा है? और अभी जो हम लोग कॉस्ट शीट बना रहे हैं वो किसके प्रिंसिपल से बना रहे हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वो बोलता है प्रोडक्शन कॉस्ट ही है, चाहे वो फिक्स्ड हो या वो वेरिएबल हो। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिक्स्ड और वेरिएबल से हम डिसाइड नहीं करेंगे, हम उसके नेचर से डिसाइड करेंगे। अगर वो प्रोडक्शन कॉस्ट के नेचर का है तो प्रोडक्शन कॉस्ट में जाएगा, अगर वो पीरियड कॉस्ट है तो पीरियड कॉस्ट में जाएगा। वो फिक्स्ड है कि वेरिएबल, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग को उससे प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है? जल्दी, हाँ, कोई दिक्कत? तो सर प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होते हैं, पीरियड कॉस्ट क्या होते हैं, समझ में आ रहा है? और आपको एक चीज समझ में आ रहा है, जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, पूरा सिलेबस जब अपने धीरे धीरे दूसरे चैप्टर्स में जाते जाएंगे
ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना, ये ट्रीट करना कि कौन सा कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है और कौन सा कॉस्ट पीरियड कॉस्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। यहीं पे बच्चे लोग गलती करते हैं, समझ में, एक सेकंड, यहीं पे बच्चे लोग गलती करते हैं। ठीक है, बच्चे लोग ये खर्चों को डिवाइड नहीं कर पाते कि कौन सा प्रोडक्शन है और कौन सा पीरियड है। पीरियड कॉस्ट अगर है कोई खर्चा, तो वो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन का पार्ट कभी नहीं बनेगा, और अगर वो प्रोडक्शन कॉस्ट है तो वो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन का पार्ट बनेगा। और जनरली बच्चों के दिमाग में एक मिथ रहता है कि क्लोजिंग स्टॉक में खाली परचेज का वैल्यू जाएगा। नहीं, अगर क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ परचेज का वैल्यू जाता, तो तुम बात को समझो, ये अभी हम लोग जो कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो हम लोग तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद वैल्यू कर रहे हैं ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो पर यूनिट आता है वही तो वैल्यू करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, तो उसमें तो इतने सारे खर्चे आ गए, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री का ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिसर्च डेवलपमेंट, इतना सारा खर्चा है। तो क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ परचेज का वैल्यू नहीं आता है। समझ में आ रहा बात की नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में सारे प्रोडक्शन कॉस्ट आते हैं। अब वो सारे प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, ये जब आप AS2 पढ़ लोगे तो आपका आइडिया बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक, और कॉस्ट शीट के हिसाब से अगर आप चलो, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो सब प्रोडक्शन कॉस्ट हैं। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग खाली इतना बोलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो सब प्रोडक्शन कॉस्ट हैं। बस ये ध्यान रख लेना उसमें कोई भी खर्चा फिक्स नेचर का नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर अगर कोई भी खर्चा आपको फिक्स नेचर का दिख रहा है तो उसको मत लीजिएगा प्रोडक्शन कॉस्ट में, उसको पीरियड कॉस्ट में लीजिएगा। समझ में आ रहा है? उसके ऊपर जितना भी वेरिएबल नेचर का आपको दिख रहा है हमको कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स नेचर का नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? हाँ, पक्का बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में अगर आपको नॉर्मल प्रिपेयर कॉस्ट शीट करने बोला है तो आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करना है। मार्जिनल कॉस्टिंग अगर फॉलो करने बोलेगा तो आपको बताएगा क्वेश्चन कि एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल आपको कॉस्ट शीट बनाना है। और मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल क्या होता है यही बच्चों को नहीं पता। हाँ, नॉर्मली एब्जॉर्प्शन, हाँ हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो वी विल ऑलवेज फॉलो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के वैल्यू को, जो उसके प्रिंसिपल है उसको। ठीक है, लेकिन आज के बाद क्लोजिंग स्टॉक का जब भी वैल्यूएशन करोगे तो इस बात को इज्जत जरूर देना कि जो भी खर्चा है मेरा टोटल, इसमें प्रोडक्शन क्या है और पीरियड क्या है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन इतना इजी चीज नहीं है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट दो हिस्सों में टूटता है, COGS में जाता है और क्लोजिंग स्टॉक में जाता है। और जो पीरियड कॉस्ट है वो पूरा का पूरा इसी साल के खर्चे में जाता है, वो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं जाता। 100% इसी साल का खर्चा है वो, इसलिए उसका नाम पीरियड कॉस्ट है। जिस पीरियड में इनकर हुआ उसी पीरियड में खत्म, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। ठीक है, बोलो। हाँ। हम्म 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 ठीक है। एक एक सेकंड यहाँ पे तुम्हारा एग्जाम्पल फिट नहीं बैठेगा। नहीं नहीं, वेरिएबल फिक्स का बात नहीं है, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का बात कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। यहाँ पे वी आर दी सर्विस प्रोवाइडर्स, हमारे लिए स्टॉक कुछ है ही नहीं, ना ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का, ना क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का। समझ में आ रहा है? वी आर दी सर्विस प्रोवाइडर, तो हमारे यहाँ पे सर्विस कॉस्टिंग के प्रिंसिपल फॉलो होंगे। समझ में आ रहा है? वो भी आपके सिलेबस में है, सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स लोग होते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ठीक है, लॉजिस्टिक, हाँ, दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, सर्विस कॉस्टिंग। समझ में आ रहा है बात?
सीए इंटरमीडिएट का मई 18 का क्वेश्चन 2A, नवंबर 18 का क्वेश्चन 2A, नवंबर 19 का क्वेश्चन 3B। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है? ये होमवर्क है, समझ में आ रहा है बात? तो घर पे इसको ट्राई करना, नहीं बनेगा तो हम करवाएंगे फिर। समझ समझ में आ रहा है? ये तीनों सम होमवर्क है, इसको घर पे आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम करवाएंगे, ठीक?